नहीं, सिमेंटिक्स तो बीच में आ गई होगी बात है। हाँ, कि कोटेशंस वगैरह को यूज़ करने से बचना है शुरू में। कहाँ काम में लेना है? जब आपको अपनी बात को बल देना हो, है ना। बल के भी दो अर्थ है, एक तो बल हिंदी वाला और एक राजस्थानी वाला बल, है ना। तो बल देना हो तब क्या करेंगे, तब आप उसको काम में लें, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले ये बस वही बातें सब बताई थी, कुछ नया मतलब ऐसा कि सेंटेंस पैटर्न्स ऐसा कुछ थोड़ी कुछ जिक्र किया था। फ्रेज बता दिया, क्लॉज सेंटेंस बता दिए थे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि और क्लॉजेस के बीच में एक रिलेटिव क्लॉज की बात बताई थी मैंने। लिखने में रिलेटिव क्लॉज क्या काम आता है? जब आपको कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, उसके बारे में कुछ और बताना हो, तब क्या करते हैं? तब रिलेटिव क्लॉज को ऐड करते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस क्लॉज ये सब बात क्लियर हो गई। अब जो फंक्शनल काइंड ऑफ सेंटेंस है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फंक्शनल काइंड से क्या मतलब है, कितने तरह के सेंटेंस फंक्शनली होते हैं इंग्लिश में? 5 तरह के होते हैं। प्रीति बताओ जरा कौन कौन से होते हैं 5? दिव्या? नहीं, फंक्शनल काइंड का मतलब है जब हम उनको उनके फंक्शन के हिसाब से देखते हैं तो पहला आता है अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरे तरह का सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरे तरह का सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव, ठीक है। चौथे तरह का सेंटेंस होता है इंपेरेटिव, ठीक है। और फिफ्थ तरह का जो सेंटेंस या फिफ्थ काइंड जो है वो है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये 5 तरह के सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं। अब आपको ये समझना है कि फंक्शनल काइंड्स में कह रहा हूं तो इसको पढ़ने के लिए एक तो क्या ध्यान देना है आपको, मतलब पढ़ना कुछ भी नहीं है इसमें, आपको ऑलरेडी सब पता है, ठीक है। तो एक फ्रेज है बड़ा पॉपुलर है, कर्स ऑफ ऑब्लिवियन। क्या मतलब होता है इसका? कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप। ऑब्लिवियन या ऑब्लिवियस, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। ऑब्लिवियस आ जाए इसका मतलब आप फॉरगेटफुल हो, यू आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट, इसका मतलब आप इस बात को भूल गए हैं। तो ऐसा कोई हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे एपिक्स में, हमारे धर्म ग्रंथों में या कहीं भी इस तरह का कोई कैरेक्टर आपके ध्यान में है कि जिसमें असीम शक्तियां थी पर वो भूल गया? कर्ण को तो हाँ, नहीं, कर्ण को तो ये था कि जब जरूरत पड़ेगी तो नेगेटिव सेंस में, वो युग परिवर्तन हो गए, वहां त्रेता है वहां द्वापर है, तो युग परिवर्तन हो गया। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत क्या है, एक बहुत डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करी है, माता पिता ने जो कहा है उसी को माना है, उसी हिसाब से चले, और जो भी सामाजिक सरोकार है उनको करते रहे। तो इसका मतलब क्या है कि आप कर्मयोगी तो हैं, आपने अपना कर्म अच्छे से किया है, पर एक बार कोशिश करके देखो यूँ करके, और कि यार बस मेरे हाथ में ऐसा एक पेन आ जाए जिससे मैं लिखूँ ना वो हर चीज़ सही हो जाए। बैठे रहो बरसात आ जाएगी, कोई कबूतर वबूतर निकल जाएगा कुछ करता हुआ, पर आपको वो पेन नहीं मिलेगा। और आप वहाँ देख रहे हो कि द्वापर में बहुत सारी सिद्धि के बाद वही जो जीवन पर्यंत कर, अर्जुन जो है वो यूं कर रहा है तो उसको पशुपतास्त्र भी मिल रहा है और ब्रह्मास्त्र भी मिल रहा है। और ऐसा कहते हैं कि दशरथ ने जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ था तो उसमें
देवताओं की ओर से लड़ाई की थी, तभी तो वो कैकेयी ने वो वर मांगने के लिए वो रथ का पहिया, है ना, ये रथ का पहिया। अभी ये वो कहीं व्हाट्सएप पे जोक वोक चल रहा था कि ये सड़कों पे ना ये गड्ढे वाली समस्या बहुत पुरानी है। बोले महाभारत में कर्ण का पहिया भी फंस गया था, तो उससे भी पहले देखो। तो कहने का मतलब है कि वहां पर वो ऑब्लिवियस, हनुमान जी ऑब्लिवियस थे, उस कर्स ऑफ ऑब्लिवियन पे ओवरकम करने के लिए देयर वाज अ सोर्स, देयर वाज एन एजेंसी कॉल्ड जामवंत। वेरी गुड। हनुमान और जामवंत का रिश्ता है आपका और मेरा इस पेपर। अब सब कुछ आता है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आता नहीं है। मुझे केवल आपको याद दिलाना है कि भाई पवन पुत्र उठो, सब आता है, इसको बस पेपर पे कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, वो बता रहा हूं। सब कुछ आपके ऊपर है। मैं तो केवल आपको एक डायरेक्शन दूंगा, एक उस कर्स ऑफ ऑब्लिवियन से निकालने का काम कर रहा हूं बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, उसमें कहीं भाई आपको लगा कि यार वो अब सुरसा आएगी बीच में तो सूक्ष्म रूप धरना है, ये आपकी बुद्धि से आपको धरना है। मैं नहीं बता, उसको हनुमान जी को बताया थोड़ी था कि भाई जब तुम पर्वत को, सरोवर को, उस सागर को पार करोगे तो वहां पे एक सुरसा नाम की वो बैठी होगी। तो उन्होंने देखा कि यार तो आपको कैसे क्या बात लिख देनी है, कैसा वो, ये आपके पास क्या है स्टॉक आइडियाज का, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। छोटी छोटी चीजों से आप ही को लड़ना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, छोटा छोटा वो देख लेते हैं। एक तो फंक्शन और दूसरा स्ट्रक्चर। ये भी आपको मैंने वैसे करवाए हैं प्री के साथ, पर जो प्री में नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा बात समझने की है। अफर्मेटिव सेंटेंस नॉर्मली कौन सा होगा? हाँ, पॉजिटिव। अब इसका फंक्शन क्या है सबसे पहले ही समझ लें। सूचना प्रदान करने का काम, टू गिव इंफॉर्मेशन। अब आप क्या करोगे, जब लिख रहे होगे तो सूचना देते हो नहीं देते हो? तो सूचना दे रहे हो तो इसका मतलब आप कैसे सेंटेंस को काम में लोगे? तो अक्सर आपके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अफर्मेटिव। तो यानी मान के चलिए कि आपका ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि किसी सूचना में आपको नॉट लगा देना होगा। तो जब वो इंफॉर्मेशन को निगेट करना हो, निगेट का मतलब जब उसके अंदर ना का भाव जोड़ना हो, तो क्या हो जाएगा? आपके 98% सेंटेंसेस ये दोनों ही होंगे। तो आपको क्या, इससे आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 98% ऑफ योर सेंटेंसेस विल बी फ्रॉम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। दोनों का काम क्या है? इसका काम है सूचना देना, जो साधारण है। इसका काम जिस सूचना में ना है या नहीं है उस सूचना को देने का काम। बस इसको बनाते कैसे दिव्या? सिंपल, ये आपको मैंने बताया था। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। इज एम आर वॉज वर लिखो। इज एम आर वॉज वर 5 हो गए, फटाफट से लिख लो। इज एम आर वॉज वर, ये जिन्होंने रेगुलर क्लास ली थी उनके पास सब लिखा हुआ है, ठीक है। इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। ये कितने हो गए? 11 हो गए। इसमें आप अपनी याददाश्त से 13 मॉडल्स कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, dare और need। ये जो 24 हैं, आपको जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो सिंपली तो क्या करना है? इन 24 में से कोई एक होगी और उसके बाद नॉट होगा। और उसमें से भी ये जो ऊपर वाले 11 है ना, ये दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। ये मेन वर्ब भी होती है, जैसे आपने कहा ही इज नॉट अ डॉक्टर। He is not a doctor. He is not doing it. अब इसके अंदर देखो,
इज क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बट कंडीशन क्या है कि दोनों ही केस में नॉट से पहले लगे हुए हैं, यानी कोई ऐसी 25वीं वर्ब नहीं है दुनिया में जो नॉट के पहले लग सकती हो, वो नॉट के बाद ही लगेगी। ही हैज नॉट डन इट, तो डन को आप नॉट से पहले नहीं लगा सकते। सो देर आर ओनली, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। उसका और रीजन क्या है, फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि भाई बाद में भी लग सकती है, पर ये एक निश्चित सेंस में लगती हैं। और चूंकि ये फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है, औपचारिकताएं नहीं होती, घुल मिल के रहते हैं। तो ये कैसे घुलते मिलते हैं, 24, ये इतने घुल मिल जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं। ये औरों के साथ नहीं होता है, आपको ये नहीं करना है। फॉर्मल राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट अलाउड, तो ये गलती है, ध्यान रखिए। आपने सोचा कि यार आपने एजेंट से लिखी है कोई बात, आपको नहीं करना है। सो इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिलरीज। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं काम में लेना। आप कैन नॉट लिखेंगे, इज नॉट लिखेंगे, एम नॉट, आर नॉट ये लिखेंगे, मस्ट नॉट लिखेंगे। ठीक है, सब में ये ध्यान, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, जैसे वो लिखा होता है ना कि भाई ये ऐसा करना, तो ये काम में नहीं लेना है। ये नंबर कटवाने का सामान है, सीधा सीधा। The moment you use a contracted form, you are switching to informal category of writing. ठीक है, इसको अलग से लिख लो कि contractions यूज नहीं करने। ये क्या होगा, आपको आदत में लाने। जैसे आपका मन हुआ लिखने का, अब आपको आया कि भाई द कोर्ट या द सो एंड सो शेल नॉट। अब शेल नॉट जो है ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें ना 4 एक्सेप्शंस और हैं, आपको पता होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो सारे के सारे एक ही तरीके से होते हैं। उनमें क्या होता है, सबसे पहले हम इस स्पेस को क्या कर देते हैं, नल एंड वॉइड खत्म कर देते हैं। और ये जो ओ है, ओ इज ए वॉल, और इस वॉल की जगह क्या लगता है, ये जिसको आप एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, ये लगा दिया जाता है, ये लगा। 4 एक्सेप्शंस हैं। वो 4 एक्सेप्शंस क्या हैं, ये ध्यान रहे कि एम नॉट जो है ना, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमंट नहीं होता है, आरंट होता है। जो आर नॉट होता है वही एम नॉट का होता है। ठीक है, एम नॉट को जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो आरंट लिखते हैं। ठीक है, कैन और नॉट, इसमें दोनों एन जुड़े होते हैं, ध्यान रखिए। कभी भी कैन नॉट में अलग अलग नहीं लिखा जाता है। और जब इसका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इसके अंदर एक ही एन को रिटेन करते हैं, 2 की जगह 1 हो जाता है। विल नॉट, इसके अंदर हम एल को बदल के और एन कर देते हैं, और वही काम हम किस में करते हैं, शेल नॉट में, इसको हम कर देते हैं शांट। तो ये 4 एक्सेप्शन है, बाकी 20 के 20 में यही फॉर्मूला लगता है जो यहां लग रहा है। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्शंस आर डन इन द सेम मैनर एक्सेप्ट दीज 4। क्लियर हो गई बात। पर हमारा यहां मुद्दा क्या है, वी डोंट हैव टू यूज इट इन फॉर्मल राइटिंग। कुछ कंपेटिटिव एग्जाम है जिसमें क्या होता है, एक जज और वकील का वार्तालाप है, बातचीत है, उसमें डायलॉग राइटिंग कि 2 के डायलॉग इमेजिन करिए आप, ऐसा केस है और आपको 25 लाइनों में डायलॉग लिखना है या 200 शब्दों में, उन दोनों के डायलॉग को बताइए कि ऐसी बात में वो क्या दलील देगा। वहां हो सकता है, बिकॉज वहां पे हम ये असेट बेसिकली स्पोकन इंग्लिश के हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन इज एन असेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। वहां पे आप बोल सकते हो इसको, चाहे फॉर्मल ओकेजन ही क्यों ना है। ठीक है, तो स्पोकन फॉर्म में आप काम में ले रहे हो, तब आपको क्या करना है, यूज ऑफ दिस इज इनकरेज्ड। उस केस में आपको काम में लेना। तो जहां पे वार्तालाप दिखाया गया है, कोई ड्रामा पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शंस ही पढ़ने को मिलते हैं। उसका रीजन केवल यह है
कि कॉन्ट्रैक्शंस आर एन असेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अब बात आएंगी वापस उस पर कि जो हमारे अब ये इसके आपको ये सेंटेंस कहीं काम में नहीं लेना है और ये सेंटेंस कहीं काम में ले राइटिंग में। इस सेंटेंस को थोड़ा समझ लेंगे। ये जो 2% कहीं हो सकता है ये काम में आ जाए। 98 अगर वो है तो 100% में से 2 का स्कोप किसके लिए है? इसके लिए। इनका कोई लेन देन नहीं, ये इंफॉर्मेशन लेने के काम आता है, वहां आप इंफॉर्मेशन लेते नहीं। और ये है रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर के लिए, तो वो भी आप वहां नहीं देते अपनी राइटिंग में। तो इसका मतलब क्या है? दे आर रूल्ड आउट। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? हाँ भाई प्रीति बताओ जरा, तुमने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। हिंदी नहीं बतानी है कि भाई क्या, मेरे को तो दो जो जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? एक फंक्शन और दूसरा स्ट्रक्चर। भाई इसके स्ट्रक्चर में तो क्या आया कि भाई ये इसके स्ट्रक्चर में तो नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब और ये कुछ भी, और इसमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है बस स्ट्रक्चर में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फंक्शनली क्या 2 बातें करता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कोई ऐसी बात जो स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग के दायरे में आती हो, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बताते हैं। अब क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पल्लवी इनफॉर्मली जो है आपने देखा होगा, मैं मान लीजिए थोड़ा सा एक्टिंग कर करके पढ़ा रहा हूं कुछ ऐसी, और मेरा यहां से अब ये मेरा एंकल जो है ट्विस्ट हो गया, स्प्रेन हो गया, इसमें दर्द हो रहा है। अब ये क्या है? सडन फीलिंग है ना, दर्द हुआ और मैंने कहा ओ आई गॉट हर्ट। अब इस सेंटेंस में क्या करो आप, इस ओ को हटा दो एक बार और फिर पढ़ो इसको, वैसा ही एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हो गया। तो यानी ये दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन फिर स्पोकन इंग्लिश की बात है, यानी इंटरजेक्शन को माइनस कर दें तो क्या होगा? ये सेंटेंस वैसा ही बच गया। दिस इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको भी क्या करना है आपको? यूज ऑफ इंटरजेक्शन नहीं करना है फॉर्मल राइटिंग में। अब नहीं करना और आपको बताना है। अब आप ऐसे थोड़ी कहो, जैसे ये है भाई ओ कैसी फीलिंग है दिव्या? सडन। अब आपको कुछ अच्छा सा किसी ने खिलाया और आपने उसको टेस्ट किया और फिर कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये कैसी फीलिंग है? वाओ, स्ट्रॉन्ग। भाई ऐसा नहीं कि जैसे टच किया जीभ पे वैसे आप उछल पड़ोगे कि यार बहुत अच्छा, नहीं। उसको आप उसके बाद आप बोले यार अच्छा है, इट्स टेस्टी। तो ये कैसी फीलिंग है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। परंतु फिर आप क्या करो, इस वाव को इंटरजेक्शन मतलब इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तक हटा दो। इट इज टेस्टी। कैसा सेंटेंस बन गया? अफर्मेटिव और वेरी सिंपल। तो इसलिए क्या करना है इसको, अब एक कोई बहुत अच्छा जजमेंट आया और आप किसी सेंस मतलब किसी उसमें अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को कोराबोरेट करने के लिए क्या कर रहे हो? उस जजमेंट का कोट दे रहे हो आप, एंड यू वांट टू पुट दैट आइडिया और पुट दैट जजमेंट स्ट्रांगली। तो आप थोड़ी कहोगे वाओ व्हाट इज वो, वाओ जस्टिस सो एंड सो है, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो इसके लिए क्या करना है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं उसके 2 फॉर्मल तरीके हैं। एक है हाउ के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन और प्लस वर्ब, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। या फिर क्या होगा दूसरा, बताओ भाई प्रीति। भूलने के लिए ज्यादा समय चाहिए नहीं होता वैसे ना। जब आपको कोई बात कहनी है और फॉर्मली कहनी है और उस बात में आपको सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग देनी हो, तो इन 2 तरीकों से काम में लें। अब देखिए यहां ध्यान देना, इसको मैं यहां कह रहा हूं
what a remarkable judgment it was. कंपेयर करो आप, इसके एक एक हिस्से को कंपेयर करो. अभी क्या है, इससे बोर मत होइए. ये जो है ना, ये सर ये जो थियोरेटिकल पार्ट में बता रहा हूँ ना, ये पहली बात आपको कोई आसानी से बताएगा नहीं. क्यों? वो आपको आता है, मैं वही ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ कि ये इनको आता है, बस इसको याद कराना है इनको कि भाई ये आप यूज़ करते रहे, इसको ऐसे करना है. अब देखिए, ये प्रोनाउन है इट. ये नाउन का मतलब नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है. ये रिमार्केबल जजमेंट नाउन फ्रेज है और व्हाट ही आ गया, ठीक है. आपने कहा कि हाउ टफ इट मस्ट हैव बीन. यार उसने एक फैसला दिया और कहा यार उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये. तो देखिए आपने क्या लिखा, हाउ एडजेक्टिव टफ, प्रोनाउन इट, मस्ट हैव बीन वर्ब. ठीक है. तो आपको इन दो तरीकों से, व्हाट के साथ नाउन लगा के या हाउ के साथ एडजेक्टिव लगा के, इसमें ध्यान क्या देना, जो गलती हो सकती है वो क्या है. मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर एक सेंटेंस देता हूं और उसको आप है ना देखना कि अगर उसको आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो उसका पूरा नेचर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का. किसी की ब्यूटी की मैं तारीफ कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, और इसी को मैंने उस वाले सेंटेंस के तरीके से भी बना दिया, व्हाट अ ब्यूटी शी इज. देखो दोनों में कंपैरिजन करो आप. हाउ एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब. व्हाट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. आप केवल इन दो वर्ड्स को चेंज कर दो. हाउ ब्यूटीफुल इज शी कहते क्या बन गया, व्हाट ए ब्यूटी इज शी. ये तो खैर बना ही नहीं, ये तो वैसे गलत हो गया. यानी इसमें क्या होगा, या तो गलत हो जाएगा या क्वेश्चन बन जाएगा. तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ब लास्ट में आएगी. अगर एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो वर्ब लास्ट में आएगी और उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड में आएगा. तो जब आपको ऐसा कुछ कहना हो, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बतानी हो, तो आप कहोगे कि भाई जैसे लास्ट में आप कंक्लूड कर रहे हो कि भाई कोई रिफॉर्म्स की बात आई. अब आप लिख रहे हो कि भाई ऐसा रिफॉर्म्स वगैरह अगर होती रही तो जिस तरह से मतलब हम सोच रहे हैं तो 2030 में 2035 में ऐसा हो जाएगा. ठीक है. तो आप कह सकते हो भाई हाउ डिफरेंट द सिनेरियो विल बी, हाउ डिफरेंट द स्टेट ऑफ जुडिशरी वुड बी. ठीक है. तो अपनी बात को स्ट्रांगली बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस काम में ले सकते हैं, पर वो कौन से होंगे, ये. तो मेजरली आपके सेंटेंसेस जैसे बनेंगे वो बात समझ में आ गई. बैक कर दूँ. ठीक है. तो ये बात आई हमारी कि सेंटेंस, अब मिनिमम मैंने सेंटेंस पे फोकस क्यों किया है, क्योंकि जो कुछ लिखेंगे वो सेंटेंस फॉर्म में लिखा जाएगा. वर्ड्स तो उसके अंदर हैं, वो आप उसको लेके ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं है. उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कुछ केसेस में मैं वर्ड ऑर्डर के ऊपर भी पूरी एक क्लास लूँगा. वर्ड ऑर्डर का मतलब है कि अंग्रेज़ी में जैसे आप हिंदी में वाक्य विन्यास पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को, वैसे ही वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश क्या होता है वो, हालांकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स. तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स का मतलब है कि जब आप लिखेंगे तो लिखते समय आपको अननेसेसरीली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. कैसे? जब हम इंग्लिश की राइटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली जो सेंटेंस पैटर्न्स हैं उसमें एक्सपेरिमेंट की जो बात है वो भी मैं इसी से बता दूंगा. तो अब जो नेक्स्ट बात है वो है कि जो सेंटेंस के टाइप्स हो गए, तो टाइप्स या जो काइंड्स हमने देखी उसका पर्पस क्या था, एक तो स्ट्रक्चर वाइज हमारा ठीक हो जाए और दूसरा फंक्शनली. तो अब हमारा काम क्या होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का काम होता है. या तो वो इंफॉर्मेशन साधारण हो सकती है या नॉट के साथ हो सकती है.
या फिर वो स्ट्रॉन्ग या सडन हो सकती है। बस आपको पूछना नहीं है और आपको आज्ञा नहीं देनी है कोई वहां पे, इसलिए वो दोनों रूल आउट हो गए। सेंटेंसेस वो एग्जिस्ट करेंगे पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे आप अपने एग्जाम को दे रहे हैं उसमें उसका कोई काम नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, जो आप सोच रहे हैं ना वो क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अब उसको कई महीने हो गए ना, शायद दिसंबर में पढ़ा था ना, 6-7 महीने हो गए, तो अब 6-7 महीने में वो चीज़ें, अब क्योंकि आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट ये नहीं है ना, इसलिए वो याद नहीं होगा। जब पहली बार ऐसी बात आई होगी तो उस समय मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड अ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये दिव्या ने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस पे ध्यान देंगे एक बार, है ना, तो कि भाई ये क्यों डाउट है, तो औरों का भी हो सकता है डाउट। तो इंट्रोगेटिव में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई, प्रीति बताओ। वेरी गुड। हाँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं, जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो जाए तब उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। अब जैसे मुझे आपका नाम पता है, किसी और को भी मान लीजिए कोई है, उनको आपका नाम पता है और वो कि यार अच्छा वो मैं फेस से पहचानता हूँ वो दिव्या कौन है। अब कोई आया और उसने आते ही आपसे पूछा कि, जिस तरह से पूछा, उसने पूछा कि यू आर दिव्या, आपका जवाब क्या होगा? यस होगा। तो इसने यहां पर ऐसा पूछ के क्या चाहा था आपसे? ही और शी वॉन्टेड टू सीक इंफॉर्मेशन। तो सूचना लेने का काम कौन करता है? इंट्रोगेटिव भी करता है, क्वेश्चन भी करता है। ठीक है, ये बना दिया उन्होंने। उस समय सारे ये तो पूछ रहे थे, अरे भाई सारी दुनिया जो है वो पागलों की तरह है, जैसे ही आप जेरूसलम का नाम लेते हो तो सारे ईसाई दौड़ पड़ते हैं उधर। देयर इज अ सेंटर विच बाइंड्स देम टुगेदर इन द नेम ऑफ रिलीजन। आप मक्का मदीना बोलो, देयर इज अ सेंटर दैट बाइंड्स ऑल मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो अगर यार कोई बना रहा है अयोध्या एक ऐसा सेंटर, तो तुम्हारा क्यों पेट दर्द हो रहा है? बनाने दो ना उसको, क्या गलत कर रहा है वो? उल्टा आपको खुश होना चाहिए, कम से कम एक नाम तो ऐसा आ रहा है जिसपे सब उस रिलीजन के नाम पे एक होके जा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि मक्का मत जाओ, हम जाएंगे अयोध्या। क्यों जाएंगे? राम आएंगे इसलिए जाएंगे। अब सवाल पूछा आपने कि भाई राम आएंगे, अब राम आएंगे कैसा है? सकारात्मक वाक्य है ना, पर इससे क्या हुआ? ये वाक्य किसने कहा है? श्रीमान राहुल गांधी। जैसे नमो है ना, जैसे नमो है वैसे ही रागा है, रागा इज राहुल गांधी। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये राहुल गांधी, तो वो पूछ रहा है, तो क्या पता उसको ये पूछो भी अंगुलीमाल कौन था, तो नहीं बता पाएगा वो। राम वाम तो बाद में बात करेगा। अंगुलीमाल तो पता होगा ना? नहीं पता? हाँ, वाल्मीकि का असली नाम अंगुलीमाल जो है डाकू था। वो क्या करता था, जो भी रास्ते चलते मिलता उसकी अंगुलियां काट लेता था और उसकी माला पहना गले में डाल लेता था। किसी ने फिर उसको ये ज्ञान दिया कि तू ये क्या कर रहा है, तो वो डाकू से वाल्मीकि बने और वाल्मीकि ने रामायण लिखी। ठीक है, तो यानी उसके रचयिता कौन है, तो ये नहीं पता होगा उसको कि उसका वास्तविक नाम क्या था। और वो मार देता था पहले, फिर उंगलियां काटता था, और उस वक्त उसके मुंह से ऐसा बताते हैं, पता नहीं, मैंने तो बहुत पहले, वो हर एक को ये बोलता था। तो कि तू, किसी ने, कोई संत ने उसको कहा तो उसको लगातार बोलता रहे। अब उसके अंदर उसको सुना क्या, जब वो मरा 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 बोल रहा था तो राम सुना बीच में, तो उसको ये एनलाइटनमेंट हुआ कि यार मैं कुछ राम जैसे पात्र के ऊपर कुछ लिख सकता हूं। तो
ये बहुत, मैं कोई 7-8 साल का हो, 10 साल का हूँगा जब किसी ने बताई थी, टीचर थे हमारे, ठीक है। तो अब ये था हमारा सवाल इसके ऊपर। अब एक्चुअल में दिस इज नॉट अ फॉर्मल स्टेटमेंट। अगर मुझे इसको फॉर्मल बनाना है तो आई हैव टू मेक इट आर यू दिव्या, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, अब जो आप कह रहे हो ना, वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या होते हैं, उन क्वेश्चंस को वो जिसकी आप बात कर रहे हो ना कि लिखते हैं, वो इस सेंस में आते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिक या रिटोरिकल का मतलब होता है आर्ट ऑफ परसुएशन, व्हेन यू राइट इन ऑर्डर टू परसुएड समवन। अब आपको परसुएशन कैसा होगा, नंबर दे भाई, 50 में से 40 दे, 35 दे, भाई आप अच्छा क्यों लिखना चाहोगे, नंबर लेने के लिए। तो योर परसुएशन इज फॉर द सेक ऑफ फेचिंग मोर मार्क्स। तो वो जो परसुएशन आपका है वो कैसे आएगा। अब इसको, अभी रिटोरिकल क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन एक्चुअली, इट डज नॉट सीक इंफॉर्मेशन। तो आप जब वहां पे कुछ लिख रहे होते हो तो इंफॉर्मेशन सीक करने के लिए नहीं लिख रहे होते हो। आप में से ना एक है ना, छोटी क्लास में आपने स्कूल डेज में एक पोएट के बारे में पढ़ा होगा, शैली। उसकी एक बहुत ही फेमस पोएम है, ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, उसकी लास्ट लाइन है, ये सबको याद होगी, नहीं भी पढ़ी है तो कहीं कोटेशन के रूप में, अब प्रीति कुछ याद आया नहीं आया कि क्लास में बताते वक्त आपने जब मैंने बनवाया था तो आपने इसका उत्तर भी दिया था। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। विंटर जो है ना, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर sorrows and this is for happiness। अब देखो यहां पर है ना, वो क्या कह रहा है कि अगर दुख आते हैं तो यहां क्या कह रहा है, सुख कहां पीछे रहेंगे। तो अब वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो बात को इफेक्टिवली कहने का तरीका। एक्चुअल में तो शैली क्या लिखना चाह रहा है, इफ winter comes spring cannot be far behind, ये कहना चाह रहा है वो। बट उसने क्या किया, इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बना दिया। तो रिटोरिकल क्वेश्चन की फीचर क्या होती है कि ऐसी कोई बात जो नेगेटिव से कही जाती है उसका क्वेश्चन बनता है पॉजिटिव से। अब क्या है, आपको सबको, मतलब सबके लाइफ में जो कॉलेज के डेज होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं। हम कहते हैं यार वो कॉलेज के दिन कैसे भूल सकते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आई कैन नेवर फॉरगेट दोज डेज ऑफ माई कॉलेज लाइफ। इसका रिटोरिकल क्वेश्चन बनाइए। ये देखिए, नेवर कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। इसका जो रिटोरिकल क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव से। नेवर का पॉजिटिव होता है एवर। अब वेरी गुड, कैन आई एवर फॉरगेट दोज डेज ऑफ माई कॉलेज लाइफ। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस आप काम में लेते हो फॉर्मल राइटिंग में, विच इज कॉल्ड रिटोरिकल। तो आपको कोई बात बलपूर्वक कहनी है, उसको बल देना है, उसको स्ट्रेस देना है, तो रिटोरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनेगा वो, कि जो बात आप कहना चाह रहे थे उसमें अगर नॉट की मौजूदगी है, नेगेटिव है, तो आपका रिटोरिकल क्वेश्चन कैसा बनेगा, वही बनेगा इन्वर्जन से ही, पर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं ली जा रही होती है। आप एंटाइटल्ड नहीं है वहां पे इंफॉर्मेशन लेने की। ठीक है,
फोकस के लिए, स्ट्रेस के लिए आप इसको काम में ले सकते हो, विच इज कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चन। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। किससे बनाए? नहीं, हाउ कैन आई फॉरगेट नहीं होगा, ठीक है, उससे नहीं होगा वो। उससे तो क्या आप कर रहे हो कि भाई आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं नहीं भूल सकता, ठीक है, वो फॉर्मल तरीका नहीं है बताने का। या तो क्या करोगे आप, उससे बताओगे, ठीक है, किससे? हाउ अनफॉरगेटेबल दोज डेज ऑफ कॉलेज लाइफ वर या आर, तो क्या गया, हाउ एडजेक्टिव और फिर आपने बना दिया। तो या तो वैसे लिखोगे, ठीक है, दोनों। हाँ, अब आप मेरी बात को समझ गए कि ये है। तो क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव तो एक ही प्रकार का होगा जिसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत तरह के हैं। एक होता है ECHO, एको क्वेश्चन होता है। एक एको क्या होता है? रीसाउंड, साउंड टकरा के वापस आती है। तो आपने ना, अभी क्या हुआ कि ये रिजल्ट आए और अब एक दूसरे से क्या सब ऐसे क्या हम साथ पढ़े थे, पर होता क्या अंदर ही अंदर तो आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है ना। अब पता चला कि भाई दिव्या ने जो है टॉप किया RJS 2025। अब किसी ने कहा कि यार वो दिव्या ने RJS 2025 टॉप किया, वो दिव्या वो जो आगे बैठती थी, वो सर बार बार सवाल पूछते थे, वही। तो अब किसी ने ये कहा, अच्छा वही, व्हाट शी हैज टॉप्ड। अब देखो, एक ने क्या कहा, दिव्या हैज टॉप्ड RJS 25, और किसी ने, दूसरे ने क्या कहा, व्हाट शी हैज टॉप्ड। तो उसने केवल क्या किया, व्हाट जोड़ा और वो जो बात थी उसको रिपीट किया, यानी रीसाउंड में क्या हो, टक। इसको कहते हैं एको क्वेश्चन। जब कोई भी चीज कंफर्मेशन के लिए कही जाती है तो सेम चीज को व्हाट लगा के बोल दो, दैट इज कॉल्ड एको क्वेश्चन। ये बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैन यू टेल मी व्हाट योर नेम इज, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के अलग अलग प्रकार हैं। ये ओकेजन डिसाइड करते हैं। जब आपको जहां पे ना मतलब समय खराब करना है तो आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। आप किसी से मुंह फुलाए हुए बोल नहीं रहे हो, क्या होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फीचर होती है वर्ब से खत्म होता है वो। एवरी इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड्स विद अ वर्ब। व्हाट इज योर नेम में क्या है, वर्ब पहले आई वो बाद में है, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ वर्ब। तो ये छोटी छोटी बातें, ये अब मैं तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो हमें क्या है, MA वालों को, MPhil वालों को, उनको पढ़ाना होता था कि भाई आपको अगर क्वेश्चन से डील करना है तो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, ये लो 7-8 प्रकार के हैं। एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस भी होते हैं। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग हियर, व्हाट द हेल वर यू डूइंग हियर, ये क्या है सब। तो ये क्वेश्चन, इनका कोई ऐसे, ये सब अलग अलग समय पे काम आते हैं। आपके लिए क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन काम का है, वो समझ लें, ठीक है। ये सारे राइटिंग के डिवाइसेस हैं, अलग अलग फॉर्म में कैसे कैसे क्या या है वो दे, ठीक है। ये हो गया, अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन। अब हम आते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स पे, ठीक है। अब बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स इन इंग्लिश जो हैं वो कुछ ग्रामेरियंस तो कहते हैं 6, कुछ कहते हैं 7। तो हम क्या करते हैं कि 7 को लेकर चलते हैं। जो भी बात आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो इन 7 के बियॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में फिट नहीं होगी। ठीक है, ये आपके जो है ना 7 प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो जो भी कुछ आप लिखेंगे, अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो भी आपके मन में आएगा लिखने के लिए वो कहां जाएगा, इन 7 में से एक तरीके, ठीक है। जो भी आप कुछ लिखेंगे, और इसके लिए हमें क्या है, इसको समझने के लिए हमें क्या है,
ये 5 एलिमेंट्स की समझ, और इन 5 एलिमेंट से मिलकर ही ये सेंटेंस टाइप्स बनी है। देखिए आप, ये पांचों ही है ना कहीं है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। ठीक है। अब सबसे पहले क्या समझे, एक एक मैं पहले इसमें सबसे एक प्रीति, इसमें से कॉमन क्या है? सारी चीजें सब्जेक्ट से शुरू हो रही हैं और उसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है। अब यही था कि हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा भी, आजकल जुडिशरी जो है वो ट्रांजिशन वाली स्टेज पे, कुछ कुछ बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल पे हो रहे हैं, और चाहे वो मतलब स्ट्रक्चरल तौर पर हो रहे हैं, जजेस की संख्या बढ़ रही है, जो भी है कुछ है। ठीक है। अब आपने सेंटेंस शुरू किया कि नाउ अ डेज जुडिशरी इज अंडर अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। अब आपने गलती क्या की? हमारा ऐसे था जुडिशरी के ऊपर, और आपने फोकस दे दिया आजकल के ऊपर। तो आप देखो, नाउ अ डेज क्या है? एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ टाइम। तो आपका सेंटेंस आप नाउ अ डेज से क्यों शुरू कर रहे हो? आपको शुरू करना है द जुडिशरी इज अंडर ट्रांजिशन नाउ अ डेज। तो कायदे से देखो आप, जहां भी एडवर्बियल पार्टिकल है इंग्लिश सेंटेंसेस में, वो कहां आ रहा है? तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, एडवर्ब को शुरू में लगाने वाली, उससे बचना है, वो आपके नंबर कटवाती है। आप सोच रहे हैं कि आपने तो जो कहना चाहा था कह दिया। कहना चाहा था, वो बात तो सही थी, परंतु वो अंग्रेजी के वाक्य विन्यास या बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स में ढली हुई नहीं थी। होती है आपसे गलती सब। तो आपको क्या, एज ए रूल, मेक इट अ पॉइंट टू बिगिन योर सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट। ठीक है, जब तक कि कोई रिक्वायरमेंट एडिशन। अब आपने क्या कहा, आपको का क्वेश्चन आ जाए कि प्रेजेंट डे जुडिशरी। अब इसके अंदर प्रेजेंट डे क्या है? जुडिशरी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के दिन में जुडिशरी में क्या हो रहा है, इस पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब ऐसे में क्या करो आप, अगर आपको सेंटेंस शुरू करना भी है, अब आपने क्या किया जल्दी जल्दी में, पल्लवी, नाउ अ डेज लिख दिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब क्या है, आपको गुरुजी याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि यार नाउ अ डेज से सेंटेंस शुरू नहीं करना। अब क्या करोगे, या तो काटोगे, और अंदर से अपराध बोध हो गया तो काट दोगे, या फिर क्या करोगे, यार अब तो लिख दिया, या फिर क्या सोचोगे, छोड़ो। तो ऐसे में क्या करो, पाप धो, वेरी गुड वेरी गुड, कॉमा लगा दो। अब कॉमा ने क्या किया, इसको सेपरेबल पार्ट बना दिया। नाउ इट इज अंडरस्टूड दैट यू हैव नॉट डन इट इनएडवर्टेंटली, you have not done it accidentally, you have done it deliberately। कॉमा लगते ही अपने आप वो एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाला आदमी, ये तुरंत सोच लेगा कि ये आपने जानबूझ के किया है, क्योंकि आप फोकस देना, आपका जो ऐसे है वो प्रेजेंट डेट जुडी, और नाउ अ डेज और प्रेजेंट डे एक ही बात है। तो आपका फोकस किस पे आ गया? आपने इस बात पे फोकस देना चाहा है, इसलिए आपने उसको यूजुअल जगह से हटाकर अनयूजुअल जगह पे लगाया है। कर लेंगे ये काम? अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है? ठीक है, आप कोई जजमेंट है किसी जगह पे दिया, किसी मतलब किसी जगह की बात पे, एडवर्ब में क्या है बेसिकली, क्या आएगा, ये जो ए है ना, अभी मैं इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें जब आप लिखोगे ना, तो आपको अपने आप है ना ट्रैक आ जाएगा इस चीज का कि देखो जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं या बना रही हूं, वो सेंटेंस जो है वो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कौन सा सेंटेंस पैटर्न किस काम आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि भाई SVC क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले, सबसे पहले क्या करते हैं,
सबसे कॉमन बात क्या है इनमें? सब्जेक्ट है। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि इंग्लिश सेंटेंसेस बिगिन विद अ सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट। या अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज से कौन कौन सी चीज सब्जेक्ट कहलाती है। अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब क्या है? यू हैव बिगन योर सेंटेंस, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आपने शुरुआत ठीक कर दी सेंटेंस की, इसका मतलब आधा काम तो वहीं हो गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या डिस्कस करें, इस पे मैं एक एक पे, जैसे ही आप एस क्लियर हुआ, वी क्लियर हुआ, तो अब आगे किस पे आ जाएंगे, इनमें से कौन सा किस काम आएगा। और इस कौन सा किस काम आएगा इस बात के लिए, जैसे जब आप, जैसे मैं आपको कह दूं कि ये जो सी है ना, कॉम्प्लीमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये आई नहीं है, ध्यान रखिए ना, ये आई में तो कॉम्प्लीमेंट्स होता है वो, ठीक है। वो जो नाउन होता है जिसमें हम बधाई वगैरह देते हैं, तो वो जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा प्लूरल में काम में लिया जाता है। आपने कभी कार्ड वार्ड पे पढ़ा हो, सो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, तो वो कॉम्प्लीमेंट कभी सिंगुलर यूज नहीं होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ही होगा, ठीक है। कॉन्डोलेंसेज, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब क्या है? प्लूरल ही फॉर्म लेते हैं हमेशा। तो वहां पर तो वो बधाई वाली, और ये क्या है? सेंटेंस को पूरा करने वाला। अब इस पूरक के अंदर, पूरक आमतौर पर या तो एडजेक्टिव, ठीक है, या तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, या फिर टू इन्फिनेटिव वाला क्लॉज होगा। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है या टू इन्फिनेटिव वाला क्लॉज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। ये तीन चीजें पूरक का काम करती हैं। अब आपका ऐसे आया जुडिशियल एक्टिविज्म पे, ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया कि आमतौर पर जब आपने कोई नाउन फ्रेज बना दिया, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम करता है, तो आपने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज, और मैंने अगर आपको कहा कि आपके सेंटेंस की मेन वर्ब अगर इज, एम आर, वॉज, वर है, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो SVC ही बनेगा। अब इसके अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म तो क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब ये जो पूरा हिस्सा बचा, ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर एक इज द ऑडिटिंग ऑफ द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बाय जुडिशरी। अब आपने, तो जब आपको क्या करना होता है, किसी चीज को परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, SVC पैटर्न वाले सेंटेंसेस बनेंगे। तो शुरुआत में आप क्या करते हो? जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर जब आप पहली बार लिखते हो तो क्या करते हो? टॉपिक को एक्सप्लेन ही तो करते हो, डिफाइन ही तो करते हो। तो यानी उस समय सेंटेंस कौन सा बनेगा? SVC वाला। इस पे अभी बाद में आएंगे, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अभी केवल S क्लियर करेंगे कि अगर आपको सेंटेंस शुरू करना है तो आप जनरली किस से शुरू करेंगे आपके सेंटेंस को, ठीक है। सब्जेक्ट, पांच चीजें सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं, कोई छठी चीज नहीं है जो आपके सब्जेक्ट का काम कर ले। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, सो यू हैव 5 ऑप्शंस टू बिगिन योर सेंटेंस। तो जो भी आप लिखना चाहें, जब आपका लिखने का मन है तो आपका सेंटेंस किससे शुरू कर। देखिए, मैं लॉजिकली, अपनी क्लास कब शुरू हुई थी? कल। लॉजिकली जिस जिस क्रम में हम बढ़े, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही? इसी वह आपको सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस के फंक्शन क्या है, भाई हम क्या बात बताने के लिए कौन सा सेंटेंस का, फिर उस सेंटेंस को हम ग्रामेटिकल कैटेगरी में या एलिमेंट्स के रूप में देखेंगे, तो फिर उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझना है। तो आपको सेंटेंस किससे शुरू करना है? इन पांचों में से किसी से, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कम्स टू योर माइंड।
उस समय पे जब आप लिखना चाह रहे हैं, उस समय क्या आपके दिमाग में आया, उसके आधार पे आप क्या करोगे, सेंटेंस को बनाओगे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं जो आपको रटा रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं जो आपको दिमाग में आया, इनमें से कोई भी ऑप्शन से आप बात को कह दो। ताते आए तो ऐसा करना है, थाते आए ऐसा करना है, वो पता नहीं वो कैसे हैंडल करोगे उसको। उसमें आप है ना, देखिए कई लोग क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, उनको अपनी क्लास के अंदर वो बात बता देनी है। आप खुद सोचो कि अगर आप पहले हिंदी में सेंटेंस बनाओ, फिर था थे ताते सोचो, और फिर आप क्या करोगे उसको, तो आपका टाइम कितना, उस प्रोसेस में कितना टाइम खराब हुआ, इसीलिए आपका पेपर पूरा नहीं होता है। तो कभी भी उस पर रिलाय नहीं करना है ट्रांसलेशन मेथड पे। ट्रांसलेशन की मदद ले सकते हैं कहीं पर जहां पर आपको लग रहा है कि हमसे एक सिंपल सा सीधा सा सेंटेंस नहीं बन पा रहा, अब इसको यार तोड़ते हैं अलग अलग हिस्सों में और फिर बना के देखते हैं, तब एक बात अलग है। उस पर मैं बताऊंगा आपको कि भाई कुछ कुछ ऐसी बातें जो ऐसे दिमाग में आती हैं, तो उनको कहने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इसको लेके किसको डाउट है? एनी नेमिंग वर्ड, नाउन बेसिकली प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, यानी किसी मटेरियल का नाम है, किसी फीलिंग आइडिया का नाम है। तो कोई भी ऐसा नाम, राम, श्याम, जयपुर, फीवर, ठीक है, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, गोल्ड, ये सब क्या है, नाउन है। तो नाउन से आप अपनी बात को शुरू कर सकते हो। तो नाउन पे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है नाउन का मतलब है कोई भी चीज़ जो किसी का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, विचार का नाम, नाउन है। ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है, दिव्या को थोड़ी सी नींद आ रही है तो सवाल पूछ के नींद उड़ा देते हैं। प्रोनाउन जो है ना, हाँ होता है ये 12 बजे, मतलब 1 घंटे क्लास के बाद फिर थोड़ा सा डोजिंग हो जाए। तो ये प्रोनाउन जो है, अब आपने जिन्होंने क्लास नहीं ली, उनको, जिन्होंने क्लास ली थी प्री वाली, चाहे वो एपीओ में ली, चाहे आरजेएस में ली, मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको प्रोनाउंस की। उसके अंदर फर्स्ट टेबल को याद करने की कोशिश करिए। वेरी गुड। अगर आपको अपना सेंटेंस शुरू करना है किसी प्रोनाउन से, तो इनसे शुरू करेंगे आप। ट्राई डूइंग अ सेंटेंस और बिगिनिंग अ सेंटेंस विद मी। मी विल कम देयर, आई विल कम देयर। अपने आप ही क्या होगा, वो जो सेकंड वाली फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि इनसे शुरू करेंगे। और कौन सी प्रोनाउन वाली फॉर्म है जो कर सकती है स्टार्ट? खेदान, कौन सी वो फॉर्म है जिससे हम कर सकते हैं? बताया मैंने, सब है। उस प्रोनाउन की टेबल में, और तो देयर प्रोनाउन, देखो देयर क्या है, क्या नाम है तुम्हारा? यशांशी। देयर जो है ना, ये अच्छा बीच में मतलब बात आई। कई बार मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जैसे देयर है ना, THERE, जब ये देयर किसी सेंटेंस को शुरू करता है, ये अर्थहीन होता है, इट हैज़ नो मीनिंग, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो जब आपका ऐसा लग रहा है किसी सेंटेंस के अंदर आपकी वर्ब तो बन रही है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। देखो एक सेंटेंस पैटर्न मैंने पहला ही पहला लिखा था, मैंने आपको कहा था कि 2 से, ये पहला है और ये 7 है। तो कुछ इन 6 को ही मानते हैं, इसको नहीं मानते। वो क्या है, और ये जो बात इसने यशांशी ने की उससे मैं मीनिंग मतलब उससे जोड़ के आपको बताता हूं क्या है ये। एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, ये ऐसा केस है जहां पर SV केवल तब बनाते हैं जहां पर आपका इसके बाद एडवर्बियल पार्टिकल स्वतः ही समझ में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप पूरा करना इस सेंटेंस को, मैं केवल SV लिख रहा हूं। वेरी गुड। इन द स्काई। अब इन द स्काई क्या है? वेयर। तो वेयर का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब वो एडवर्ब है। तो वेयर डू बर्ड्स फ्लाई? दे फ्लाई इन द स्काई। तो यानी ये क्या है, सेंटेंस पैटर्न तो क्या हुआ,
और एक मैंने आपको बताया होगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, ये आगे बताऊंगा फिर, ठीक है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, वेयर ऑन वाटर, ये भी क्या है। तो ये जो सेंटेंस पैटर्न है बेसिकली किससे बनता है, जब आप ऐसी चीजों में लिखना चाहिए इसको, अदरवाइज इसको लिखना नहीं है। आई डू, आई गो, अब आई गो का क्या मतलब है भाई, नॉमेडिक नेचर बता रहा है आपका कि यार तुम तो यायावर हो, घुमंतु हो भाई। आई गो टू ऑफिस, नाउ दैट मेक सेंस। तो वो टू ऑफिस भी क्या है, एडवर्बियल है। तो ऐसी जगह ही इसको बनाते हैं। अब आया कि जैसे एक मैंने ट्रांसलेशन जब आपको एपीओ में कराया था तो ये सबसे पहली बात की थी, एक राजा था। एक राजा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसमें आपको क्या आपत्ति है अगर मैं ऐसे कर दूं, अ किंग वॉज, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्यों कंप्लीट है। तो जब आपको ऐसे लग रहा हो ना कि सेंटेंस में एस वी रह गया और एस वी से सेंटेंस अटपटा सा लग रहा है और उसकी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर्ब में से कोई है, ठीक है, तो हमेशा क्या करो, देयर या इट, ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं which are neutral and carry no meaning but are structurally important to complete the sentence. So इसलिए क्या कह देते हैं, there was a king। तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया और ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। इट वॉज द टाइम ऑफ सम विंटर, तो इट वॉज, अब ये आप, तो अब इसमें क्या ध्यान है कि इट जो है ये अपने साथ, इट के साथ क्या है, इट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, वेयर एज देयर कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। देयर वर 3 पीपल, देयर वॉज अ किंग, बट इट वर नहीं हो सकता, इट वॉज ही होगा, ठीक है। तो ये जो आपने बताया ये क्या है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आपके इज, एम, आर, वॉज, वर के अलावा एक ही नाउन या एडजेक्टिव या कुछ बच जाए और आपका सेंटेंस जो है केवल सब्जेक्ट वर्ब वाला ही बच जाए, तो क्या करना है, ऐसे में देयर या इट और वर्ब क्या हो उनमें से, इज, एम, आर, वॉज, वर हो, तो क्या करना है उस सेंटेंस को बनाने के लिए, कभी भी वैसे मत बनाइए, आप सेंटेंस को इट या देयर से शुरू करके सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो इट और देयर क्या है, दे आर कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। एंड अब मैंने कहा कि किसी को मान लीजिए मैंने आते वक्त देखा था, तो मैंने कहा कि आई सॉ या यू वर देयर ऑन टोंक रोड, तो देयर में यहां पे मतलब क्या है देवे, वहां, तो यहां पे ये एडवर्ब है बट यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं। तो देयर इफ बिगिंस ए सेंटेंस हैज नो मीनिंग, देयर इफ एंड्स ए सेंटेंस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये क्या है, सेंटेंस आपको बताएगा कौन सी, हम इतना ध्यान अगर दे रहे होते सेंटेंसेस पे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होता, वो फिर इनको आपको उस तरह से पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत इजी है, बस समझना है कि इसका प्लेसमेंट कहां है। तो देयर शुरू में कभी भी वहां का अर्थ नहीं देगा, देयर वहां का अर्थ कब देगा, जब ये लास्ट में होगा, एडवर्ब वाली जगह पे होगा। सवाल तो गहरा पूछ लिया। अच्छा कोई बात नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? क्लास ली थी मेरी ऑनलाइन या पहले कुछ प्री की? ये फर्स्ट क्लास है। हाँ, जिन्होंने पहले जो है टेंस की क्लास मेरी किस किसने ले रखी है? किसी के पास वो है नोट्स? मुंशी जी हैं क्या? नहीं है? है? उसमें काम करो, प्रेजेंट सिंपल टेंस निकालो। प्रेजेंट सिंपल टेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था, और ये आयुषी आप अपना वो ध्यान रखना सेंटेंस जो आपने बोला था, है ना, प्रेजेंट सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल में लास्ट की बातें, लास्ट के 1-2 रूल्स देखो जरा। आपकी कॉपीज में जितना मुझे आपको नहीं पता उससे ज्यादा मुझे पता है कहाँ क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, ये लिखवाया था क्या कहीं? देखो अब आपने सवाल क्या पूछा है? तो हेयर और देयर से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट किए जाते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। वहां पर इसका मतलब क्या है तो वहां और यहां ही, परंतु वो एक स्पेसिफिक केस है, एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है। वहां पे इसका पर वो वर्ब क्या है, वहां इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है, ठीक है। देयर लाइज माई बुक, ठीक है। ये शुरू अब क्या है कि एक राइटर है, शैली की बात है शायद, तो ये जो शैली है ना, पीबी शैली और एक जॉन कीट्स, ये ऐसे ये रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। रोमांटिक एज का मतलब है कि ये लेखक 1798 से लेकर 1832 के बीच लिटरली एक्टिव थे। उस टाइम पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज कहते हैं। और रोमांटिक वर्ड का मतलब होता है सत्य से दूर। रोमांटिक वर्ड का मतलब ये नहीं है, रोमांटिक वर्ड इट सेल्फ मीन्स विच इज अवे फ्रॉम ट्रूथ, ठीक है। तो उस समय के लेखक जो है ना वो इमेजिनेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इसलिए उसको रोमांटिक एज कहते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ पे छायावाद कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। अब क्या है कि इसकी डेथ हुई पानी में डूबने से, शैली की, एंड ही वाज 30 इयर्स इन एज। तो जब इसका जो टूम है ना, इसकी जो कब्र है, उसके ऊपर जो पत्थर, वो जो पत्थर लगा होता है, उस पत्थर के ऊपर जो संदेश लिखा होता है उस व्यक्ति के बारे में, उसको क्या कहते हैं? एपिटैफ कहते हैं उसको। तो उस एपिटैफ में लिखा हुआ है कि देयर लाइज द मैन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। भाई उसका नाम जो है वो मतलब यूं ही चला गया। सो देयर लाइज द मैन। तो ये क्या है? अभी मैंने जो आपको कहा था ना, वो नाउ-ए-डेज कहाँ गया? तो जब आप ये करते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? आपने जानबूझ के किया है, और जानबूझ के किया है तो किस लिए किया होगा? व्हेन यू वांट टू इंटेंसिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब के इंटेंसिफिकेशन के लिए उसको उसकी जगह से हटा के पहले ले आते हैं। इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी मैंने फंक्शन क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग। तो आप क्या कर रहे हो कि देयर पर फोकस दे रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो? देयर लाइज, हियर कम्स द बस, ठीक है। तो ये मैंने वो जो आपको बताया हुआ था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच बिगिन विद हियर एंड देयर, तो वहां पे देयर और हियर का मीनिंग तो एडवर्ब वाला ही है, परंतु वो दे आर कन्फाइंड टू देयर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। देखो आपको जो भी राइटिंग से रिलेटेड जैसा भी सवाल आएगा ना, आपको हर सवाल का जवाब आपको बस, अब चूंकि अब आपके पास ही हो सकता है ये आपने पढ़ा नहीं है मेरे से, और वैसे अदरवाइज शायद नहीं पढ़ा है। भाई आपने ग्रामर पढ़ी होगी पहले, पर उसमें ये चीज़ शायद ना पढ़ने में आई हो, तो वहां पे कोई गैप रह सकता है। तो इसलिए क्या करें, आप इनसे वो चीज़ देख लें एक बार क्या है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? तो एस वी वाले से, अब एस जो मैं आपको बता रहा था क्या क्या हो सकता है, इसमें मैंने बात की थी आपसे यहां पे। अब इसकी फोर्थ फॉर्म को याद करो आप। बिल्कुल नहीं, वो थर्ड है, वो थर्ड है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। इसमें फोर्थ फॉर्म में इट्स नहीं होता है। आप इससे भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए आपको कहा कि योर क्लास इज गुड, तुम्हारी क्लास अच्छी है। अब मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, योर्स इज अ गुड क्लास। तो ये योर क्लास को योर्स के साथ, तो ये आप इनसे भी तो प्रोनाउन से अगर आपको सेंटेंस शुरू करना है तो किससे करोगे? इनसे, ठीक है। प्रोनाउन से अगर आपको सेंटेंस शुरू करना है तो किससे करोगे? इससे।
ठीक है, पर ध्यान क्या देना है, इससे शुरू करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इनसे अगर आप शुरू करते हो तो इसके बाद में बी वर्ब आती है। बी वर्ब जैसे मैं कहूं तो इसका मतलब है बी की भी ये वाली 5 फॉर्म्स ध्यान रखनी है, इनमें से कुछ ना कुछ लगेगा, वरना सेंटेंस इनसे शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, इनको जब काम में लेना है तो क्या करना है, इसके बाद बी वर्ब लगेगी। आवर्स वॉज द बेस्ट स्कूल। आपने कहा उस जमाने में इस शहर में इतने स्कूल थे, उनमें से हमारा स्कूल सबसे अच्छा था, तो आप क्या कहोगे, आवर्स वॉज द बेस्ट स्कूल देन। तो आवर्स वॉज 4th फॉर्म, यानी इनसे अगर आप सेंटेंस शुरू करें तो इसके बाद मैंडेटरी है कि बी वर्ब लगाएंगे। अब मान लीजिए आपने कहा कि भाई किसी व्यक्ति पे सवाल आ गया, वो कौन से है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ दलबीर भंडारी। अब उनका कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए, कंट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस दलबीर भंडारी इन इंडियन जुडिशरी। अब ये आपका सवाल आ गया, तो अब नेचुरली आप उनके बारे में बताओगे, कहाँ से, कैसे, क्या, कुछ उनकी पूरी बायोग्राफी सी लिखनी पड़ेगी, पर उसके अंदर जो वैलिडेट आपको क्या करना होगा चीज़ों को, कि वो चीज़ें जो प्रासंगिक हैं और जिन्होंने महत्व, तो आप ये लिख सकते हो। अब वहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, हिज हैज़ बीन अ ग्रेट contribution to our judicial system। तो देखो हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन कौन सी है, बी वर्ब है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप लाओगे तो इसके अंदर बी वर्ब के बिना संभव नहीं है, और जैसे बी मेन वर्ब आई इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कोई भी है उसका कोई रोल नहीं है, वो तो केवल सपोर्टिंग वर्ब है। हिज हैज़ बीन अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर जुडिशियल, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो तो आपने हिज का मतलब है उनका। हिज हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन, हिज इज अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, उनकी कहानी एक प्रेरणादायी कहानी है, तो हिज इज अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा लिखना, लिख देंगे तो यहां पर वो अच्छा दिखेगा। इसकी बजाय ये सेंटेंस ज़्यादा अपीलिंग होगा, ज़्यादा मार्क्स फैच करने में मदद कर सकता है। मैं केवल आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ कि सेम बात ऐसे भी कही जा सकती है, ये आपके ऊपर है, पर ऐसे कहेंगे तो क्या करना है, बी वर्ब का ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो लोग क्यूरियस हैं ना, वो सबका भला कर रहे हैं, एक सिम्बायोटिक है ये। आप सवाल पूछ रही हैं तो आप सबकी हेल्प हो रही है, आप पूछ रहे हैं तो आप सबके लिए पूछ रहे हो। तो सवाल ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी कॉमन चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हो, एक जैसे माहौल में पढ़ते हो, तो क्वेरीज भी करीब करीब एक जैसी होती हैं, किसी ने पूछ लिया किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब इस प्रोनाउन में एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, अब मैं वापस उसको बता रहा हूँ, वो काम में लेनी है आपको, और वो एक नेगेटिव पॉइंट है, और सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको शायद क्लास में दिया होगा उसी एग्जाम्पल को लूंगा मैं, और वो प्रोनाउन से रिलेटेड ही है। आप लिख रहे हो कि भारत के जो है ना पड़ोसी देशों से संबंध, ये पॉलिटिकल या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक आपको दे दिया। अब आप उसमें एक ले रहे हो भाई इंडो, सबसे पहले भाई इंडिया के साथ किस किस की बाउंड्रीज है, उनमें आपने बात की इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, ठीक है, और बांग्लादेश, इनके साथ हमारा श्रीलंका उधर, इनसे हमारे कैसे सबकी बात करोगे आप। तो अब आपने कहा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की जहाँ तक बात है, तो आपने उसमें एक लाइन लिखी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ज़मीन को लेकर रेड क्लिफ लाइन की वजह से और पार्टीशन के बाद से ही क्या है, राइवल्स हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, और जो राइवलरी है वो बिजनेस में भी है। जैसे आप में से कोई गंगानगर हनुमानगढ़ उस एरिया का है क्या, ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे आप
एक ऐसा है ना, ये किसी ने खाया है क्या? सबने खाया है, पता नहीं है आपको। किन्नू इज कैनेडियन ऑरेंज, ठीक है। तो ये जो कैनेडियन ऑरेंज या किन्नू है, ये सबसे बढ़िया पहले गंगानगर में होता था, राजस्थान में। आज भी राजस्थान में होता है, गंगानगर वाले क्षेत्र में होता है, सबसे बढ़िया वहीं होता है। परंतु जो इसकी यील्ड थी, जो इसकी पैदावार थी, उसमें क्या है, वहाँ किसान हो गए मस्त, उन्होंने कोई ध्यान व्यान दिया नहीं। और आजकल दुनिया का सबसे बढ़िया किन्नू पाकिस्तान में होता है, यहाँ होना बंद हो गया। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के किन्नू के, वो घट गए और पाकिस्तान के किन्नू के एक्सपोर्ट बढ़ गए। भाई क्षेत्र तो वैसा ही है ना, आप पाकिस्तान के उस इलाके में चले जाओ, ठीक है, भावलपुर ये सब वैसा ही तो एरिया है जैसा हमारे यहाँ का है। तो आपका पूरा वेस्टर्न राजस्थान और ये बस फ़र्क क्या है, उसी का तो है, बाउंड्री लाइन का। तो ऐसे ही इंडिया, अब क्या है, अब आपको इंडिया पाकिस्तान लिख रहे हो, अब बार बार इंडिया पाकिस्तान लिखो अगर हर सेंटेंस के शुरू में, तो भद्दा लगेगा आप। अब ऐसे में क्या करते हैं, वेरी गुड, अब कपास जो है ना, वो पाकिस्तान में ज्यादा होती है और मसाले भारत में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आपको हमेशा क्या करना है, ये भी अभी एक सेंटेंस बना दिया आपने, कौन सा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर बिजनेस राइवल्स ऑल्सो। आपने कहा क्रिकेट में राइवलरी है, इसमें राइवलरी है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप में हमें, ये आप बताते रहोगे। उसके बाद आप क्या, और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वो जो रिलेशंस हैं लोगों के, आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, वो बढ़ती चली जाती, जो एनिमोसिटी है वो बढ़ जाती। वेरी गुड, ठीक है। अब दिस इज रिच इन कॉटन, जो नाउन बाद में लिखा गया है वो दिस से, और जो नाउन पहले लिखा गया है वो दैट से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये प्रोनाउन ही तो है, दिस और दैट। प्रोनाउन का मतलब क्या है, विच हैज बीन यूज, प्रो का मतलब होता है फॉर, अ वर्ड विच हैज बीन यूज फॉर अ नाउन। तो जब भी आप नाउन्स को रिप्लेस करें दो को दिस दैट से, तो हमेशा क्या करना है, आपने जो नाउन पहले लिखा है वो दैट से रिप्लेस होगा, और जो नाउन बाद में लिखा है वो दिस से रिप्लेस होगा। देखो पाकिस्तान बाद में है, तो कॉटन वाली बात किससे जुड़ी हुई है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, ठीक है। उल्टा है, दिखने में ऐसा लगता है कि पहले वाले को दिस से और बाद वाले को दैट से, इसका उल्टा करना है। दिस किसके लिए आता है, नजदीक की चीजों के लिए, और दैट नजदीक नहीं है उनके लिए। तो हमारा सेंटेंस यहां से बना ना, मान लो इस सेंटेंस को आपने यहां से शुरू किया था, तो यहां से देखो नजदीक क्या है, पाकिस्तान या इंडिया, इसलिए इसके लिए दिस लगता है, ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं ही बता रहा हूँ वैसे ही। आपको तो ध्यान रखना, फर्स्ट नाउन इज रिप्लेस्ड बाय दैट एंड सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय दिस। तो जो आपका रेपिटेशन है ना, वो आपका अच्छा, वो इसके मार्क्स मिलेंगे, आप ये ध्यान रखना। एक अरविंद मत बजना, एक अरविंद था, अरविंद एक स्टूडेंट था, मैं आरएस में पढ़ता था, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था वो। तो बैच शुरू होता था उनका 3 बजे से, तो वो बहुत ही उत्साहित, उसके 2 कारण थे। एक तो वो ये कि उसको अच्छा लग रहा था पढ़ के, और दूसरा कारण जिस कॉलेज से मैं पढ़ा था उसी कॉलेज से वो पढ़ा हुआ था, तो बात बात उसको बताया तो उससे बहुत खुश हुआ कि सर मैं, तो वो थोड़ी ये ना एक अपनापन, वो एलुमनाई वाली फीलिंग आती। तो मेरे को कहता सर एक बात पूछनी है। मैं पूछूं कि सर ये हम पढ़ तो लेंगे, अब समझ भी लिया, ऐसा लिख भी देंगे, सर मेरा सवाल ये है, जो कॉपी जांचेगा उसको आता होगा क्या ये? देखो आप इसकी वो एक अलग बात थी, वो एक चांस की बात थी। देखो जो कॉपी जांचेगा ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी जगह पे होगा, ऐसे तो उसको बुला लिया नहीं। अब उसमें वो एक्चुअल में अच्छी जगह पे है, पर उसकी अच्छी जगह पे एंट्री कैसे हुई, ये प्रश्न है। तो अगर वो अपनी मेरिट के बेसिस पे आया है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, उसको आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो इम्प्रेस तो हो ही जाएगा राइटिंग से। वो देखो, अब वो बात तो अरविंद की ठीक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, पर आप
इस उस पे नहीं जा सकते ना भी। आपको तो सबसे पहले आप क्लेम कब करोगे, जब आपको आए। तो हमें इस बात की परवाह नहीं करनी, हमें सीखना है। अच्छा भाई आप मेजर टीचर, अब आप देखो मेंस में कम टीचर्स क्यों पढ़ाते हैं लैंग्वेज वाला पेपर, इतनी माथापच्ची कहाँ पहले की हो फिर 10 20 50 सवाल आ जाएंगे लिखने में। नहीं, अरे क्या करना है, ये इसमें आ रहा है इसमें को लिख दो ऐसे, यह वह तो यह दिस वह दैट। अरे यार यह वह थोड़ी, ये तो आपको ये समझना है कि आप लिख क्या रहे हो वहाँ, यह वह बन, आप तो ला ही नहीं रहे। पहले तो आप पहले उसकी हिंदी बनाओगे, पहले मैं इसमें देखूँ यह कौन सा है और वह कौन सा है, फिर मैं दैट लगाऊँ या दिस लगाऊँ। ये टाइम कहाँ है? आप इतनी लॉ बुक्स ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ चुके हो कि आपको यह वह सोचने का टाइम ही नहीं होता। आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग सीधी अपने आप हो रही होती, केवल उनको दुरुस्त करना है, उनको ठीक करना है कि गलतियां कहाँ होती। ठीक है, अब मान लीजिए दीज काम में लेना है आपको, तो दीज किसके लिए होता है? ठीक है, दीज प्रेजेंट के लिए होता है पर प्लूरल के लिए। टाइम के सेंस में दिस और दीज प्लूरल, दीज डेज मतलब वर्तमान, दोज डेज पास्ट, दिस डे प्रेजेंट, दैट डे, दिस टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर। भाई आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम दिस टाइम, तो फ्यूचर भी हो गया। ठीक है, जबकि वो ऐसे दीज उसका प्लूरल है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब आते हैं प्रोनाउन के बाद तीसरी बात, जो अब एक काम करते हैं, मैं तीसरे को स्किप कर देता हूं, उसको कल लेंगे, मतलब मंडे को लेंगे। अभी मैं उसको करता हूं चौथे और पांचवें, क्योंकि वो तीसरा जो नाउन फ्रेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ और फिफ्थ, अब देखो इनको है ना समझने के लिए आप मेरी पुरानी उस क्लास में अगर रेफर करना चाहें तो मैंने एक टॉपिक आपको बीच में कहीं बताया होगा, वर्बल नाउन। ऐसी नाउन्स जो वर्ब से बनती हैं। ठीक है, तो वर्बल नाउन दो होती हैं, कौन कौन सी? जेरेंड और इन्फिनेटिव, इन दोनों को वर्बल नाउन्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये हो क्या गई? नाउन्स विच आर फॉर्म्ड बाय वर्ब्स। अब इसमें क्या होता है कि हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, बस वर्ब प्लस आईएनजी फंक्शनिंग एज ए नाउन, और टू प्लस वर्ब फंक्शनिंग एज ए नाउन। बस ये फर्क। जैसे आपने कहा कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब बेसिकली इसमें जो सेंटेंस शुरू हो रहा है आपका, हमारा अभी हम किस बात पे लड़ रहे हैं कि भाई हमारा सेंटेंस शुरू कैसे हो सकता है। तो इसके अंदर आप देखो ये क्या है, वर्ब है, और इसमें क्या जुड़ा। अब इसी को मैं अगर ये कर दूं, इक्वली करेक्ट है, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि जहां पर आप आईएनजी से शुरू करना चाह रहे हो वहां पे किससे कर दो? टू प्लस वर्ब से कर दो। ठीक है भाई, आपने ये हो सकता है कि आपके ऐसे राइटिंग में आ जाए, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। एरर जो है ना, एरर नाउन है, तो एरर के अंदर वर्ब कौन सी है? ई आर आर अर, गलती करना। तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो इसका मतलब क्या है? हम इसको इंटरप्रेट ही गलत करते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे हैं तो उनको उत्पात करने का हक है, नहीं। किसी से भी उत्पात हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी एरर हो सकता है, पर जो फॉरगिव कर देता है, फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन एक्ट। तो ह्यूमंस में से, और भाई ह्यूमन बड़े हैं या डिवाइन बड़े हैं? ठीक है, तो बड़ा कौन है? जिसने माफ कर दिया। अब यहां से एक चीज
जो यहाँ आपको सीखनी है वो मैंने बीच में भी आपको बताई है, इलिप्सिस। इलिप्सिस होता है आप शब्दों को, किसी न किसी शब्द को इसलिए ड्रॉप कर देते हैं कि वो रिपीट ना करना पड़े और मीनिंग भी गड़बड़ ना हो। तो इसमें से क्या ऐसी बात है दिव्या जिसको ड्रॉप कर दिया गया है? नहीं, इज को ड्रॉप किया है। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये क्या किया, यहां से इज नहीं लगाया, फिर भी हमें मीनिंग क्लियर हो रहा था, मीनिंग क्लियर हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस की आदत डालिए। अब यहां मैं ये देखो, ये कोई ऑर्गेनाइज क्लास नहीं, इसमें कुछ भी बात कहीं आगे मैं इलिप्सिस में बता देता हूं। 3 तरह के इलिप्सिस होते हैं, वो मैंने बताए हुए हैं, पर इसको अब मंडे को बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, इलिप्सिस, जैसे ही प्लेज क्रिकेट एंड हिज ब्रदर हॉकी। अब उसका ब्रदर हॉकी है या वो ही प्लेज हॉकी? तो यहां पे किसका एलिप्सिस हुआ, वर्ब का। ठीक है, यहां पर किसका, वर्ब का। शी वॉश्ड क्लोथ्स एंड ड्राइड देम। इसमें किसका, इसको ना हिंदी में कहते हैं विलोपन। ठीक है, विलोपन, विलोप करना किसी चीज को, विलाप नहीं, विलोप है ना, विलाप तो रोना होता है। तो अब आप देखो, यहां पर ये हिस्सा आपने ड्रॉप किया, यहां पर क्या किया था हमने, ये ड्रॉप किया, यहां पर क्या किया, यहां ड्रॉप किया। तो इलिप्सिस 3 तरह के होते हैं। पहला, इनिशियल इलिप्सिस, जब आप किसी उपवाक्य का पहला हिस्सा ड्रॉप कर दो। आपने क्या किया, यहां शी वॉश्ड क्लोथ्स एंड शी ड्राइड देम, तो ये कंजंक्शन है, ये क्या है, इनिशियल इलिप्सिस है। जब पहले हिस्से शी वॉश्ड क्लोथ्स एंड ड्राइड देम, तो शी ड्रॉप किया आपने, तो ये कैसा हो गया, इनिशियल इलिप्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, इसको देखो आप, इसके अंदर हमने क्या किया, वर्ब बीच में आती है। यहां पर भी क्या था, प्लेज हॉकी, हिज ब्रदर और हॉकी, ये बीच का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं मीडियल इलिप्सिस। जब बीच वाले हिस्से को ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, मीडियल इलिप्सिस। और आई हैव 2 cars, a blue and a red। अब आप देखो, इसमें हमने क्या किया, लास्ट वाले हिस्से को, उस फ्रेज या क्लॉज के लास्ट वाले हिस्से को ड्रॉप किया है। क्या था वो, कार। यहां पर और यहां पर क्या पढ़ा जा सकता है, कार। तो पहला इलिप्सिस, दूसरा इलिप्सिस और तीसरी तरह के इलिप्सिस को कहते हैं एंड इलिप्सिस। तो आप कैसा भी इलिप्सिस करें, दिस वॉज मेंशन्ड इन द फर्स्ट क्लॉज बट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड। अब आपने क्या किया, क्लॉज वर्ड को ड्रॉप कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एंड इलिप्सिस। तो तीनों तरह में कोई सा भी इलिप्सिस आपको, तो इलिप्सिस करना अच्छी राइटिंग की पहचान है। इलिप्सिस का यूज अच्छी राइटिंग की पहचान माना जाता है। ठीक है, चलिए मंडे को मिलेंगे।